Good morning students. Today we will start our EVS lesson 19. The lesson name is A Seed Tells a Farmer's Story. In this chapter we are studying about a seed जो कि एक फार्मर की स्टोरी बता रहा है। और वो सीड किसका है? वो एक बाजरे का सीड है। वो एक फार्मर और उसकी फैमिली की स्टोरी बता रहा है। उसके बारे में हम रीड करेंगे। आई एम अ स्मॉल सीड। तो सीड ने क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मैं एक सीड हूँ, छोटा सा सीड हूँ। आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड। आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटिफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940। मीन्स यहाँ पर जो बाजरे का सीड है वो बता रहा है मैं एक छोटा सा बाजरे का सीड हूँ और मैं एक वुडन के ब्यूटीफुल बॉक्स के अंदर हूँ। कब से? 1940। मतलब मैं कौन से ईयर से? सिंस 1940 से इस वुडन बॉक्स के अंदर हूँ। तो मीन्स वो जो अपनी स्टोरी बता रहा है वो एक वुडन बॉक्स के अंदर वो सीड रखा हुआ है, वहाँ से बता रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी। मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन। ये एक लंबी कहानी है बट ये अकेले मेरी ही कहानी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामजी भाई एंड हिज फैमिली। और ये जो स्टोरी है वो केवल मेरी ही स्टोरी नहीं है, मेरे जो दामजी भाई हैं उनकी और उनकी फैमिली की स्टोरी है। मीन्स यहाँ पर दामजी भाई हैं वो एक फार्मर है जो कि किसकी खेती करते हैं? बाजरे की, जो बाजरे की खेती करते हैं। इफ़ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट। और अगर मैंने अभी अपनी ये स्टोरी नहीं बताई तो बहुत देर हो जाएगी। आई वॉज बॉर्न इन वनगांव इन गुजरात। और मैं कहाँ पर मेरा जन्म हुआ था? गुजरात के वनगांव में। मतलब गुजरात का जो वनगांव है वहाँ पर वो बॉर्न हुआ था। मीन्स बाजरे की खेती होती थी वनगांव के, गुजरात के एक गांव का नाम है वडगांव, वहाँ पर बाजरे की खेती होती थी। दैट ईयर देयर वॉज अ गुड बाजरा मिलेट क्रॉप। देयर वॉज अ फेस्टिव मूड इन दिस विलेज। मीन्स वहाँ पर अच्छे से बाजरे की खेती हुई थी। बाजरे को इंग्लिश में हम कहते हैं मिलेट क्रॉप। मिलेट मीन्स बाजरा, उसकी वहाँ पर अच्छे से खेती हुई थी उस साल। और वहाँ पर फेस्टिव का मूड था। मीन्स उस गांव में फेस्टिवल जैसा फील हो रहा था। और उस एरिया में जहाँ पर वो फेमस था, आवर एरिया वॉज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पर वो जो गांव है वो किस चीज़ के लिए फेमस था? वो ग्रेन्स और वेजिटेबल्स के लिए। ग्रेन्स कौन कौन से? जैसे ग्रेन्स होते हैं ना, गेहूँ, चावल, उस तरीके से बाजरा जो होता है वो भी ग्रेन होता है। Each year, Damji Bhai kept aside some seeds from a good crop. This way, our बाजरा family went on from one generation to another. तो जो दामजी भाई थे वो क्या करते थे? जब वो क्रॉप होते थे उनके खेत में, जब वो बाजरे की खेती होती थी तो बाजरे के कुछ सीड्स क्या करते थे? वो स्टोर करके रखते थे। और जनरेशन टू जनरेशन मीन्स कि बाजरे को वो सीड्स को क्रॉप को सेव करके रखते थे। फिर नेक्स्ट ईयर वो जब भी खेती करते थे उन्हीं सीड्स का यूज़ करते थे। फिर वापस से जब बाजरे क्रॉप उगते थे फिर उनको वापस से वो स्टोर करते थे, कुछ स्टोर करके रखते थे, जिससे जनरेशन टू जनरेशन वही बाजरे के सीड्स का यूज़ होता हुआ आ रहा था। Good seeds were stored in dried gourd, lauki which was coated with the mud. But that year Damji Bhai himself made a strong wooden box to store us. Means वो कैसे सेफ रखते थे उसको? जो बाजरे का सीड है उसको सेफ रखते थे ड्राइड गार्ड मतलब यहाँ पर सूखी लौकी का है। लौकी है उसको सुखाकर उसके अंदर वो बीज रखते थे और उसको मड से उसको ड्राई मतलब लेयर बना के रखते थे। पर इस साल क्या था, जो दामजी भाई थे उन्होंने क्या किया था? खुद से एक स्टोरेज बॉक्स बनाया था जो कि वुड से बना हुआ था, वुडन से बनाया हुआ था स्टोर करने के लिए। ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट। और उन्होंने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, मीन्स बाजरे के सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर वो नीम की जो लीव्स हैं वो रखते थे जिससे कि इंसेक्ट उनको खराब ना करें। ही पुट डिफरेंट सीड्स इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉक्स। दैट वॉज आवर ब्यूटीफुल होम। और वो डिफरेंट टाइप के सीड्स डिफरेंट टाइप के मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट में रखते थे। जैसे कि कोई भी एक लकड़ी का बॉक्स अगर हम देखें उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट बनाए और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के सीड्स को वो सेव करके रखते थे, बचा के रखते थे। और यही हमारा एक ब्यूटीफुल होम था। मीन्स जो वुडन बॉक्स है उसको सीड ने अपना होम बताया है कि वो हमारा एक ब्यूटीफुल होम था। आगे हम रीड करेंगे।
In those days, Damji Bhai and his cousins lived together. It was a large family. Everyone in the village helped each other. Even in farming, when the crop was ready and harvested, everyone celebrated together. और जो दामजी भाई थे वो अपने कजिन्स के साथ में रहते थे उस टाइम पर. उनकी एक बड़ी फैमिली थी, मीन्स लार्ज फैमिली थी, और वो सब एक दूसरे की हेल्प करते थे. यहाँ तक कि गाँव में भी वो एक दूसरे की हेल्प करते थे, फार्मिंग में भी हेल्प करते थे. और जब क्रॉप रेडी हो जाता था तो उसको हार्वेस्ट करके, हार्वेस्ट करना मीन्स काटना, मीन्स जब क्रॉप ग्रो हो जाता है पूरी तरह तो उसको उगा काट के और सब सेलिब्रेट करते थे साथ में. ओह दोज वंडरफुल डेज विद बिग फीस्ट एंड लॉट्स टू ईट. और मतलब वो भी क्या दिन थे कि जब हम फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते थे, फेस्टिव के मोड में रहते थे और खूब सारा उनको खाते थे. In the winter, it would be time to enjoy the undhiya, a kind of stew. All the vegetables were put into a clay pot along with fresh spices. The pot was sealed and kept between hot coals. The vegetables cooked slowly in this special cooker on the field. यहाँ पर आपको बताया है कि विंटर के सीजन में, कि जब भी विंटर का सीजन होता था, सर्दी के टाइम में क्या होता था कि गुजरात की एक फेमस डिश का नाम है ऊंधिया, अ काइंड ऑफ स्ट्यू, जिसको कि वो पका के खाते हैं. ऊंधिया इज मतलब पकी हुई वेजिटेबल है जिसको ऊंधिया बोलते हैं. इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स हैं वो डाली जाती हैं एक क्ले के पॉट के अंदर, एक मिट्टी के पॉट के अंदर, और उसको फ्रेश स्पाइसेस, उसके अंदर फ्रेश स्पाइसेस, डिफरेंट टाइप के मसाले डाले जाते हैं और उस पॉट को सील करके साइड में रख देते हैं, बीच में कोल के बीच में रख देते हैं. तो यहाँ पर जो ऊंधिया है, मतलब वो जो सब्जी है वो कैसे बनाई जाती है, वो इसीलिए उसका नाम ऊंधिया है क्योंकि वो क्ले के पॉट में वेजिटेबल्स और सारे स्पाइसेस डाल के और उसको सील करके, उसको ऊपर से पैक करके और कोल के बीच में चूल्हे पर उल्टा रख के पकाया जाता है, इसीलिए उसका नाम ऊंधिया है. ऊंधिया मतलब उल्टा. तो यहाँ पर उसको वेजिटेबल्स को स्लोली कुक किया जाता है, इसीलिए उसको स्पेशल कुकर का नाम दिया हुआ है क्योंकि वो पॉट के अंदर हम उसको पका रहे हैं. ऑन द फील्ड मीन्स ग्राउंड में, मीन्स खेत में. यहाँ पर आगे के पैराग्राफ में हम देखेंगे, ओ आई फॉरगॉट द पॉट वॉज प्लेस्ड अपसाइड डाउन, मीन्स मैं भूल गया. ओ सीड बता रहा है कि ओ मैं भूल गया कि पॉट है वो अपसाइड डाउन मीन्स उल्टा करके रखते हैं. दैट इज वाई द डिश वॉज कॉल्ड ऊंधिया और अपसाइड डाउन इन गुजराती. इसीलिए गुजराती में जो अपसाइड डाउन है उसको ऊंधिया बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है, डिश का ऊंधिया नाम है. ऊंधिया would be eaten with बाजरा रोटीज फ्रेशली कुक्ड ऑन द चूल्हा. जो चूल्हे पर जो रोटियां पकाई जाती हैं बाजरे की, उसके साथ में ऊंधिया की जो सब्जी है वो हम खाते हैं. ओ व्हाट एन अर्थी डेलीशियस फ्लेवर. और जब वो खाते हैं ऊंधिया की जो सब्जी है वो खाते हैं तो उसके में एक अर्थी फ्लेवर आता है, मीन्स एक मिट्टी का फ्लेवर आता है जिसको हम स्मोकी फ्लेवर भी बोल सकते हैं. Along with that, homemade butter, curd and buttermilk was served. और इसके साथ में क्या क्या दिया जाता है, homemade butter, curd means दही और buttermilk means छाछ. ये सारी चीजें उसके साथ में सर्व की जाती हैं. Farmers would grow many different kind of crops, grains and vegetables according to the season. और जो farmers हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स, वेजिटेबल्स ऐसे वो ग्रो करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन. The farmers kept enough for their needs and sold the rest to shopkeepers from the city. और फार्मर्स क्या करते हैं कि जो उनकी नीड का होता है, मीन्स जो उनकी ज़रूरत का होता है उतना वो अपने लिए बचा के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और बाकी का जो होता है वो दुकानदारों को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं सिटी में जाकर. सम फार्मर ऑल्सो ग्रू कॉटन. और कुछ फार्मर्स हैं वो कॉटन भी ग्रो करते हैं. At home, family members spun cotton on a चरखा spinning wheel to make cloths. और घर पर क्या करते हैं वो जो फार्मर्स होते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, स्पन करते हैं कॉटन को चरखे पर खींच के उसका धागा बनाते हैं जिससे कि वो क्या बनते हैं, क्लॉथ्स बनाए जाते हैं. आगे हम देखेंगे, यहाँ पर आपको पिक्चर्स में कुछ डिफरेंट टाइप के सीड्स दिखाई दे रहे हैं. ये मस्टर्ड सीड्स है, ये कॉर्न सीड्स हैं, ये गेहूं का सीड्स है, व्हीट है, ऐसे डिफरेंट टाइप के सीड्स और ग्रेन्स हैं. आगे हम रीड करेंगे, व्हेन टाइम्स चेंज, कि टाइम्स जैसे चेंज हुआ उसके साथ में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई उसके बारे में हम इस
पैराग्राफ में रीड करेंगे। ओवर द ईयर्स मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द विलेज, मीन्स कुछ सालों के बाद धीरे धीरे गांव में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने लगी। सम प्लेस कुड गेट वाटर फ्रॉम द कैनल, they said the canal brought water from far away where a dam had been built on a big river, then electricity came। मीन्स कि चीज़ें कैसे चेंज हुई धीरे धीरे। जो कैनल है, मीन्स कैनल क्या होती है कि डैम के साथ में दो वॉल बनाकर खेतों की तरफ जो फार्मर्स होते हैं वहाँ तक पानी पहुँचाया जाता है, उसको कैनल बोलते हैं। वहाँ पर पानी पहुँचाया जाने लगा, मीन्स जो पानी है वो दूरी से वहाँ तक आने लगा, जो कि डैम के पास नदियाँ होती हैं उनसे उनके थ्रू आता था। द इलेक्ट्रिसिटी केम, और लाइट आने लगी। स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉज लाइट, मीन्स स्विच ऑन करें और वहाँ पर लाइट आ गई। पीपल फाउंड दैट ओनली 1 or 2 क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड कॉटन गॉट बेटर प्राइस इन द मार्केट, और लोगों को लगा कि कॉटन है और जो व्हीट है, वो जो 2 ग्रेन्स हैं वो अगर वो लगाते हैं, मीन्स वो क्रॉप करते हैं तो उनको बेटर प्राइस मिलती है मार्केट में। मीन्स जब वो सेल करने जाते हैं तो गेहूं और कॉटन जब वो सेल करने जाते हैं तो उसकी उनको अच्छी प्राइस मिलती है। तो लोगों ने क्या किया कि वही ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। सो मोस्ट फार्मर्स बिगन टू ग्रो ओनली दीज, तो ज़्यादातर फार्मर्स ने क्या किया कि गेहूं और कॉटन की खेती करना स्टार्ट कर दी। सून वी ओल्ड फ्रेंड्स बाजरा एंड ज्वार एंड ऑल्सो वेजिटेबल्स वर फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड, और जल्दी क्या हुआ कि जो बाजरा और मेरा फ्रेंड, मतलब बाजरा और ज्वार, ये दोनों बोल रहे हैं कि हम ओल्ड फ्रेंड हो गए, और वेजिटेबल्स है वो लोग मतलब इन सारी चीज़ों को भूल गए। मीन्स फॉरगॉटन एंड डिसमिस्ड, भूल गए और उनको हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया। इवन फ्रॉम दामजी बाईस फील्ड, यहाँ तक कि जो दामजी भाई थे जो मेनली बाजरा को ही क्रॉप करते थे, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें छोड़ दी। फार्मर्स इवन बिगन टू बाई सीड्स फ्रॉम द मार्केट, और धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, जो सीड्स से पहले वो सेव करके रखते थे वो भी मार्केट से परचेज करना स्टार्ट कर दिए और सेव करके नहीं रखते थे। पीपल सेड दैट they were new kinds of seeds, so farmers did not need to store seeds from the old crop। लोगों को लगता था कि वो नए टाइप के सीड्स हैं तो वो मार्केट से वही परचेज करते थे, और जो नए सीड जो स्टोर करके सीड्स रखते थे उनको उन्होंने छोड़ दिया, अब उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। दे डिड नॉट नीड। Now people in the village cooked and ate together only on very special days। तो अब क्या होने लगा कि लोग कुछ ही टाइम ऐसा होता था कि जब सेलिब्रेट कर रहे हैं और जब साथ में खाना खा रहे हैं तो कुछ स्पेशल डेज ही होते थे वो। As they ate, they would remember how tasty the food used to be in the past, fresh from the field। When the seeds have changed, how could food ever taste the same। फिर जब वो खाते थे तो उनको लगता था कि अभी जो फूड का टेस्ट है वो चेंज हो गया है, मतलब पहले की तरह नहीं है। तो बाजरे का सीड्स ये बोल रहा है कि पहले क्या करते थे, वो सीड्स को स्टोर करके रखते थे, वही सीड को ग्रो करते थे, तो कंटिन्यू वही सीड बार बार ग्रो होता था और वो स्टोर करके रख पा रहे थे। लेकिन अभी क्या हो रहा था कि वो नए सीड्स लेके आते थे, इस वजह से जो फूड का जो फ्लेवर था, जो टेस्ट था, वो चेंज हो गया था। दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड, जो दामजी भाई थे वो ओल्ड हो रहे थे, मीन्स बूढ़े हो रहे थे। हिज सन हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड एंड द फैमिली, और उसके बाद क्या था कि उनका जो बेटा था उसका नाम क्या है यहाँ पे, हसमुख। हसमुख उनका बेटा है दामजी भाई का, वो क्या करता था, वही उनका काम देखने लगा था, खेत देखने लगा था और फैमिली को देखता था। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम फार्मिंग, और जो हसमुख था उसने फार्मिंग करके बहुत सारा पैसा बना रहा था वो। ही रीबिल्ड द ओल्ड हाउस, उसने अपने पुराने घर को रीबिल्ड किया, फिर से बनाया। ही ब्रॉट न्यू मशीन्स फॉर फार्मिंग, फार्मिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप की नई नई मशीनें लेकर आया। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर। ही बॉट अ मोटरसाइकिल टू गो टू द सिटी इजीली एंड ऑल्सो अ ट्रैक्टर टू प्लो द फील्ड, और उसने इलेक्ट्रिक मोटर लगाई खेत में पानी लाने के लिए, वो मोटरसाइकिल लेकर आया और सिटी में जाने के लिए वो मोटरसाइकिल का यूज़ करता था, और ट्रैक्टर में खेती करने के लिए वो ट्रैक्टर से खेती करने लगा था। मीन्स जो खेती करने के लिए, प्लॉ करने के लिए उसने जो बैलों का यूज़ होता था, बुलॉक्स का यूज़ होता था, उनकी जगह किसका यूज़ करने लगा था, वो ट्रैक्टर का। द ट्रैक्टर कुड डू इन अ डे वॉट द बुलक्स वुड टेक मैनी डेज टू डू। मीन्स वो जो बैल होते थे उनसे वो प्लॉ करवाने में खेतों को बहुत टाइम लगता था, ज़्यादा दिन लगते थे, जबकि ट्रैक्टर से वो एक ही दिन में हो जाता था। मीन्स कम टाइम में वो काम हो जाता था।
बट यहाँ पे आगे पढ़ेंगे हम कि उससे क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए। हसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली। हसमुख इनने कहा कि हम अब वाइजली खेती करने लगे हैं, मतलब हम सोच समझ के मीन्स अपनी होशियारी से खेती करते हैं करेंगे। वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस, और हम वही ग्रो करेंगे जो कि मार्केट में अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। With profits from our field we can improve our life, we can make progress। और जिससे क्या होगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हमारी लाइफ में हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे और डे बाय डे हमारी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। Lying forgotten in the wooden box, I and other seed had our doubts। और जो बाजरे का सीड है वो और उसके साथ के और जो सीड्स हैं वो सब क्या सोच रहे हैं कि ये सब हमें तो भूल ही गए हैं। इज ऑल दिस रियली प्रोग्रेस, क्या ये वाकई में प्रोग्रेस है। देयर इज नो लॉन्गर एनी नीड फॉर सीड लाइक अस एंड एनिमल्स लाइक द बुलक्स। क्या अब हमारे जैसे सीड्स की ज़रूरत नहीं है और मतलब बैल्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो सीड बोल रहा है कि अब हमारे जैसे सीड की भी जो वुडन बॉक्स में पड़े हुए हैं इतने टाइम से, वो यही बातें कर रहे हैं कि अब हमारे सीड्स की भी ज़रूरत नहीं है, इस टाइप के सीड्स, क्योंकि ये नए मार्केट से ले आते हैं, और बुलक्स की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ट्रैक्टर से प्लॉ करवा रहे हैं खेत को। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ कम इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड आर नो लॉन्गर नीडेड। हाउ विल दे अर्न मनी, वॉट विल दे लिव ऑन। मीन्स ट्रैक्टर आने से क्या हुआ है कि जो लोग खेतों में काम करते थे वो भी कम हो गए हैं, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो उन लोगों का क्या होगा, वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करेंगे और वो मनी कहाँ से अर्न करेंगे। वही यहाँ पे बताया है कि ये सब होने की वजह से कि क्या क्या लॉस हुए हैं। मीन्स ट्रैक्टर का यूज़ करने लगे हैं प्लॉ करने के लिए, तो बुल्स की ज़रूरत नहीं है उनको, मीन्स बैल की ज़रूरत नहीं है, और लोग भी कम यूज़ होने लगे हैं। पहले खेती करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी, मीन्स लोगों का एक तरीके से जो काम है वो भी छिन गया है, वो भी कम हो गया है। तो वो सारे लॉसेस यहाँ पे बताए हुए हैं कि कौन कौन से लॉसेस हैं। आगे हम उसमें रीड करेंगे मोर एंड मोर एक्सपेंस। अभी जो खेती करने में क्या क्या एक्सपेंस होते थे वो कैसे कैसे बढ़ गए। द नेक्स्ट 20 years सॉ इवन मोर चेंजेस। और आगे देखा कि 20 सालों में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। वो चेंजेस क्या क्या हैं। विदाउट काउज एंड बफेलोज देयर वॉज नो काउ डग टू बी यूज इन द फील्ड एज फर्टिलाइजर। तो अब काऊ और बुल की ज़रूरत नहीं है, गाय भैंसों की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था कि गाय और भैंसों का जो डग होता था, मीन्स काऊ डग जो होता था जिसको हम गोबर बोलते हैं, वो फर्टिलाइजर के जैसे यूज़ करते थे, मीन्स एज ए मैन्योर यूज़ करते थे। तो वो भी अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्या करते हैं लोग, फर्टिलाइज़र भी कहाँ से लेके आ जाते हैं, मार्केट से लेते हैं, जो कि नेचुरल फर्टिलाइज़र नहीं होता है। मीन्स जो काऊ डग है दैट इज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र। हसमुख हैड टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र। हसमुख था वो एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र खरीदता था। द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वर सच that the crop were easily affected by harmful insects. Medicines had to be sprayed on the क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि वो नए टाइप के क्रॉप्स खरीद लेते थे और एक्सपेंसिव उनमें फर्टिलाइज़र डालते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो हार्मफुल होता था वो इंसेक्ट बहुत जल्दी हार्म करते थे उनको, क्योंकि वो क्रॉप्स जो होते थे वो मार्केट से परचेस करके लाते थे। इसलिए वो क्या करते थे कि डिफरेंट टाइप की मेडिसिन स्प्रे करने पड़ती थी उनको फार्म में। तो जिस वजह से क्या होता था कि इंसेक्ट उनसे दूर रहें। Oh, what a bad smell these had and how expensive they were। मीन्स उस जो स्प्रे करते थे मेडिसिन, उसकी बहुत गंदी स्मेल होती थी और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता था, जो कि मैंने आपको बताया ना कि नेचुरल फर्टिलाइज़र, और ये कौन सा है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, जो कि किसके लिए यूज़ करते हैं, क्रॉप को ग्रो करने में। द कैनल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स। अब क्या होता था, जो कैनल से वाटर आता था, मीन्स पानी आता था कैनल के थ्रू, वो इनफ नहीं होता था, पर्याप्त नहीं होता था खेती करने के लिए। ऑल द फार्मर यूज्ड पंप टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड। तो फार्मर्स क्या करते थे कि वो नीचे से पानी लाने के लिए उसको डीपली खोदते थे और फिर वहाँ से पानी निकालते थे। टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस लोन्स हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक। और ये सारे एक्सपेंस करने के लिए, खर्चे करने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, बैंक से लोन लेना पड़ता था। Whatever little profit was made was used to repay the loan। और
थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करते थे, ज़्यादा एक्सपेंस करते थे और जो कि लोन को पे करने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती थी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम रीड करेंगे, बट देयर वॉज लिटिल प्रॉफिट, एवरी वन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सो द कॉटन प्राइसेस वर नॉट एज हाई एज बिफोर। फिर क्या हुआ कि सब प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के वजह से क्या करने लगे, सभी कॉटन ग्रो करने लगे। मीन्स सारे फार्मर्स थे वो अदर क्रॉप्स को ग्रो करने की जगह क्या करने लगे, सभी सेम कॉटन को ही ग्रो करने लगे, क्योंकि उनको कॉटन का प्राइस अच्छा मिलता था इस वजह से। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि कॉटन का प्राइस था वो पहले के जैसे हाई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि सारे फार्मर्स अगर कॉटन ग्रो करने लगेंगे तो क्रॉप सबसे ज़्यादा कॉटन के होंगे मार्केट में, तो कॉटन की प्राइस अब उतनी हाई नहीं रही। The soil itself was no longer the same, growing the same crop over and over. और जो soil थी, मिट्टी थी, वो भी अब उतनी कैपेसिटी उसकी नहीं थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसका रीज़न क्या था कि बार बार सेम क्रॉप को वो ग्रो कर रहे थे। मीन्स बार बार एक मिट्टी में अगर हम सेम क्रॉप ग्रो करते हैं तो धीरे धीरे जो उसकी कैपेसिटी होती है फर्टिलाइज करने की वो कम हो जाती है। And using so many chemicals had affected the soil so much that now nothing could grow well there. और क्या हो रहा था कि वो फसल अच्छी हो, उनके क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो, तो वो क्या यूज़ कर रहे थे, उसके लिए केमिकल वाला फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे थे। मतलब नेचुरल फर्टिलाइज़र को छोड़ के वो आर्टिफिशियल यूज़ कर रहे थे। आर्टिफिशियल केमिकल की वजह से क्या हो रहा था कि जो सॉइल थी वो भी अफेक्टेड हो रही थी, मतलब उसके ऊपर भी बैड इफेक्ट हो रहा था। इस वजह से जो ग्रो था, मतलब जो क्रॉप्स ग्रो हो रहे थे वो उतने अच्छे से नहीं होते थे जितने कि पहले होते थे। इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन। और अब ऐसा हो गया था कि फार्मर्स के लिए केवल फार्म पे ही डिपेंडेंट रहना, मीन्स केवल फार्मिंग करना, खेती करने से उनकी लाइफ डिफिकल्ट हो रही थी। अब वो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था, उनकी अर्निंग उतनी नहीं हो रही थी। हसमुख टू चेंज्ड विद द टाइम, और हसमुख था वो भी समय के साथ चेंज हो गया था, बदल गया था। ही इज ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो ज़्यादातर क्या रहता था, टेंस और एंग्री रहता था, मतलब या तो गुस्से में, चिड़चिड़ा। क्योंकि जब क्या होता है कि किसी की अर्निंग कम हो जाती है, उसके पास अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए उतनी अर्निंग नहीं होती है जितनी की उसकी नीड है, तो जनरली उसकी मेंटलिटी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वो ज़्यादातर टेंस और एंग्री रहता था हसमुख। हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वॉन्ट टू, और उसका जो बेटा था वो एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, उसका नाम क्या था, परेश। जो परेश था वो भी फार्मिंग में इंटरेस्टेड नहीं था, मतलब वो फार्मिंग नहीं करता था, वो नहीं करना चाहता था। ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर, और उसने क्या स्टार्ट किया था, वो ट्रक ड्राइविंग स्टार्ट की थी उसने। वो ट्रक ड्राइव करता था, ट्रक चलाता था। After all, the bank loans still had to be repaid. Often Paresh doesn't come home for days. और वो ट्रक ड्राइविंग करता था इसलिए वो ज़्यादातर घर के बाहर रहता था। जनरली वो कुछ दिनों के लिए घर के बाहर चला जाता था, और जो बैंक के लोन्स थे वो अभी भी स्टिल पेंडिंग थे, वो अभी भी रीपे नहीं हुए थे। एट टाइम्स ही इज अवे फॉर अ वीक, एक बार क्या था कि वो एक वीक तक, मतलब लगभग एक हफ्ते तक दूर था घर से। 2 days back when he came home, और जब वो वापस आया 2 दिन बाद, परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग बा ही आस्क्ड हिज मदर, और परेश वापस आया और वो कुछ चीज़ें ढूंढने लगा। वो क्या, उसने अपनी माँ को पूछा कि बा वेयर इज दादाजीज वुडन सीड बॉक्स, कि दादाजी का जो वुडन सीड वाला बॉक्स था, मीन्स उसके दादाजी जो थे दामजी भाई, वो वुडन सीड में बॉक्स में क्या रखते थे, सीड्स रखते थे वुडन बॉक्स में, तो वो बॉक्स ढूंढ रहा था। इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर द ट्रक। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी, मीन्स अब वो सीड बोल रहा है कि आपको पता है मैं क्यों अपनी स्टोरी बता रहा था, इसीलिए बता रहा था क्योंकि जो परेश था वो जब वो उस बॉक्स को ढूंढ रहा था, वो बोल रहा था कि मेरे लिए वो टूल्स काम में आएंगे ट्रक में। कौन कौन से टूल्स, जैसे स्क्रू और अदर टूल्स हैं जो उसके ट्रक में काम आ सकते थे। आगे रीड करेंगे हम। इसमें एक छोटी सी न्यूज़पेपर कटिंग है, इसमें कुछ बताया है कि आंध्र प्रदेश में एक फार्मर था, मतलब आंध्र प्रदेश में कई सारे फार्मर्स थे जो जेल चले गए थे। क्यों जेल गए थे वो, क्योंकि वो अपना लोन रीपे नहीं कर पाए थे। और लोन रीपे ना करने का रीज़न क्या था कि वो जब फार्मर्स थे वो लोन लेते थे बैंक से,
तो वो एक हायर इंटरेस्ट रेट पे उनको मिलता था। हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलने की वजह से क्या होता था कि उनकी उतने प्रॉफिट नहीं होता था फार्मिंग के द्वारा, उस वजह से वो उसको रीपे नहीं कर पाते। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है कि एक नालप्पा रेड्डी करके फार्मर थे, उन्होंने बैंक से 24,000 का लोन लिया था, बट वो उसको रीपे नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्होंने एक प्राइवेट मनी लेंडर क्या होते हैं, या तो हम बैंक से लोन लेते हैं या कुछ पर्सन्स होते हैं जो मनी को देते हैं, जैसे लोन के जैसे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब मनी हमें उधार देते हैं तो वो एक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखते हैं उसमें, जैसे कि पर ईयर 5%, 10%, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट रहती है। तो जब उसने 34,000 पे कर चुका था वो, जबकि उसने कितना लिया था, ओनली 24,000 लोन लिया था, 34,000 तक पे कर चुका था, लेकिन फिर भी उसका लोन बाकी था। क्यों? क्योंकि उसकी जो इंटरेस्ट रेट थी वो हायर थी। इस वजह से क्या था कि उसको फार्मर को जेल में जाना पड़ता था, जेल में भेज देते थे क्योंकि वो लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे। बट जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे उनके लिए ऐसा कोई लॉ नहीं था, मतलब उनको कोई जेल में भेजना या ऐसा, जबकि वो भी लोन लेते थे। बट ये सिर्फ फार्मर्स के लिए था। तो इसमें आपको वही बताया है कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जो लोन रीपे नहीं कर पाते थे और उनको जेल भेज दिया जाता था। बैंक क्या करती थी, उनको जेल भेज देती थी। और ये सफ़र होने की वजह से कि उनका एक लोन अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता था, तो वो क्या कर लेते थे, सुसाइड कर लेते थे। तो बहुत सारे फार्मर्स थे जो लोन रीपे ना होने की वजह से, ना कर पाने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करते थे। नाउ यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें भी एक स्टोरी है, भास्कर भाई's फार्म, डेयरी विलेज, गुजरात के एक फार्मर की स्टोरी है जिसका नाम क्या है, भास्कर भाई। उनके फार्म की स्टोरी है जो कहाँ का है, गुजरात का एक डेयरी विलेज है, वहाँ की स्टोरी है। एज वी एंटर हिज फार्म मीन्स जब हम भास्कर भाई के फार्म में एंटर करते हैं, वी वर सरप्राइज, तो हम सरप्राइज हो जाते थे। क्यों सरप्राइज हो जाते थे? देयर वर डेड लीव्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड ग्रास एवरीवेयर। वहाँ चारों तरफ क्या होती थी, डेड लीव्स, ग्रास, प्लांट्स, ये सारी चीजें उनके खेत में हमें देखने को मिलती थी। Some of the tree branches seemed so dry as if eaten by insect। और कुछ जो लीव्स थी वो हमें ऐसे देखने को मिलती थी कि वो कीड़ों ने खा लिए हैं, इंसेक्ट्स ने उनको ईट कर लिया है, खा लिया है। कुछ ब्रांचेस भी हमें ऐसी दिखती थी। At places we saw some plants with colorful leaves। और हमने वहाँ पर कुछ प्लांट्स देखे जिनकी कलरफुल लीव्स थी। वो कौन से प्लांट थे वो हम रीड करेंगे। Why these, ऐसा क्यों है, मतलब ये सब क्यों है? भास्कर भाई सेड दे वर क्रोटॉन प्लांट्स विच गेव हिम अ सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई। तो भास्कर भाई ने बताया कि वो कौन से प्लांट है, वो क्रोटॉन प्लांट है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रोटॉन प्लांट। अब क्रोटॉन प्लांट कौन से होते हैं? वो एक कलरफुल लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं, मीन्स उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाती हैं सॉइल के अंदर, वो ऊपर ही रहती हैं। इस वजह से क्या होता है कि जब भी ऊपर की सॉइल सूखने लगती है, जहाँ पे वाटर कम हो जाता है, तो वो एक सिग्नल देती है, मीन्स उनकी लीफ होती हैं वो झुक जाती हैं, इस तरीके से वो सिग्नल देती हैं जिससे पता चल जाता है कि कहाँ पर सॉइल सूख रही है और वहाँ पे वाटर की नीड है। तो वही यहाँ पे बताया है कि वी वर सरप्राइज्ड हाउ ही एक्सप्लेन्ड दैट द रूट्स ऑफ द क्रोटॉन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड। रूट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूट्स हैं वो ज़्यादा डीप में ग्राउंड के नहीं जाती हैं। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम ड्राई, और जब वो सॉइल की जो अपर लेयर है वो ड्राई होने लगती है तो क्रोटॉन की लीव्स हैं वो क्या होने लगती है, बेंड एंड बिकम लिम्प, वो झुकने लगती हैं। दिस सिग्नल टेल्स भास्कर भाई विच पार्ट ऑफ हिज फार्म नीड्स टू बी वाटर। तो ये उनके लिए सिग्नल होता था कि वाटर की जरूरत किस पार्ट में ज्यादा है सॉइल को। वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट एंड क्रम्बली, और वो जो सॉइल थी उनके फार्म की वो कैसी थी, एकदम सॉफ्ट और क्रम्बली थी। We could see tall coconut tree full of fresh coconuts। हमने वहाँ पे देखे जो कोकोनट ट्री हैं वहाँ पर बहुत सारे कोकोनट्स लगे हुए हैं। We thought he must be using some special fertilizer। तो हमें क्या लगा कि वो कुछ स्पेशल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, जबकि वो स्पेशल फर्टिलाइजर कुछ भी यूज नहीं कर रहे थे, वो हम आगे रीड करेंगे। भास्कर भाई सेड ही डज नॉट बाय फर्टिलाइजर्स मेड इन द फैक्ट्रीज। तब भास्कर भाई ने बताया कि मैं बाहर से बना हुआ केमिकल वाला कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं करता हूँ जो कि फैक्ट्रीज से आता है। His soil is fertile because of all the dried leaves which slowly rot and mix with it।
और तो उन्होंने बताया कि मिट्टी में, मेरी मिट्टी में क्या होता है कि हमारी मिट्टी में जो ड्राइड लीव्स है वो डाल देता हूँ और धीरे धीरे वो क्या होती है, रॉट होती है और मिक्स होती है मिट्टी के साथ में। He dug the soil a little and told us to look. We saw thousands of earthworms. तब हमने देखा, वो उन्होंने बताया कि मैं उसको थोड़ा सा डग कर देता हूँ फार्म को, सॉइल को, और उन्होंने वहाँ पर देखा उन्होंने कि थाउजेंड ऑफ अर्थवॉर्म्स हैं, कि मतलब बहुत सारे अर्थवॉर्म्स हैं। These are my soil's best friend. तब उन्होंने बताया कि जो मेरी सॉइल है उसके ये बेस्ट फ्रेंड है। वो बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकते हैं अर्थवॉर्म्स? अर्थवॉर्म तो एक तरीके का इंसेक्ट है, तो वो हम देखेंगे आगे। द अर्थवॉर्म सॉफ्टन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग अंडरनेथ टू मेक टनल्स। तो अर्थवॉर्म क्या करते हैं, आपको पता है कि सॉइल होती है उसमें अर्थवॉर्म होते हैं, वो धीरे धीरे मिट्टी को उसको खोखला बना देते हैं, उसको धीरे धीरे खोदते जाते हैं मिट्टी को, जिस वजह से क्या होती है वो एकदम अर्थनेट टनल्स जैसे बन जाते हैं। और टनल बनने की वजह से क्या होता है, उसमें एयर वाटर इजीली पास हो सकता है। दिस वे एयर एंड वाटर कैन इजीली गेट इनटू द सॉइल। द अर्थवॉर्म्स आल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड देयर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल। तो वही है कि उस वजह से क्या होता है कि जब सॉइल होती है उसमें एयर और वाटर इजीली पास हो सकता है, और अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं। तो लीव्स खाने की वजह से क्या होता है, जो डेड लीव्स और प्लांट्स है वो ईट कर लेते हैं, और उसके बाद जो उनकी सॉइल होती है इस वजह से वो फर्टिलाइज हो जाती है। फर्टिलाइज मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है क्रॉप को ग्रो करने की। तो यहाँ पर वही बताया हुआ है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अर्थवॉर्म है वो बेस्ट फ्रेंड है किसके, फार्मर के। उसका रीजन भी दिया हुआ है कि वो सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं नेचुरल वे से, जबकि कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर को यूज ना करके कैसे केमिकल वाले फर्टिलाइजर लेके आते हैं, जिनको हम नेचुरल फर्टिलाइजर नहीं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर कहते हैं। Praveen told us about his uncle in the city who has dug a pit in his garden. He puts dried leaves in the pit along with all the kitchen waste, peel of vegetables and fruits and leftover foods. तो यहाँ पे आपको एक और तरीका बताया हुआ है कि जो लेफ्टओवर फूड होता है, पील्स होते हैं मीन्स छिलके होते हैं, और जो सूखी हुई लीव होती हैं वो गार्डन में एक पिट बना के मीन्स एक गड्ढा खोद के उसके अंदर अगर रखते हैं। तो वो प्रवीण ने बताया अपने अंकल के बारे में जो कि सिटी में रहते हैं कि वो ऐसा करते हैं। उससे क्या होता है, ही ऑल्सो हैज अर्थवॉर्म्स, और उनके पास अर्थवॉर्म्स भी हैं इन द पिट, और उस गड्ढे में अर्थवॉर्म्स भी हैं। दे टर्न द वेस्ट इनटू कंपोस्ट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है, तो जो अर्थवॉर्म्स हैं वो ये सारी चीजें खाते हैं, और उस वजह से वो जो वेस्ट चीजें हैं वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो नेचुरल फर्टिलाइजर कंपोस्ट होता है। ये सारी चीजें जो हैं कौन कौन सी, पील ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड एंड ड्राइड लीव्स, जो कि अर्थवॉर्म खाते हैं, और उसकी वजह से वो धीरे धीरे कंपोस्ट होके नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाता है। सो हिज अंकल गेट्स गुड फर्टिलाइजर विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। तो उसके अंकल को एक नेचुरल फर्टिलाइजर भी मिल जाता है और बिना किसी मनी को स्पेंड किए हुए, कोई एक्स्ट्रा मनी स्पेंड नहीं करनी पड़ती। We all had some fresh coconuts from the farm. हमने फार्म से कुछ फ्रेश कोकोनट लिए। They were really tasty. We also learned so much about a new way of farming. इससे हमने एक फार्मिंग का नया तरीका सीखा। तो इन शॉर्ट इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब हम नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो हमें ऑर्गेनिक फूड मिलता है। ऑर्गेनिक फूड मतलब जो इसको हम एक तरीके से शुद्ध भी बोल सकते हैं, जबकि अगर हम नेचुरल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज करते हैं जो कि केमिकल से बना होता है, तो वो हमारी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होता है और उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है। नाउ अब हम चैप्टर के एक पैराग्राफ पे आ जाएंगे। जर्नी ऑफ अ बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू अ प्लेट। अब यहाँ पे बताया है कि एक बाजरा सीड है, उसकी जर्नी फील्ड से लेके एक प्लेट तक, मीन्स फील्ड में वो एक सीड होता है वहां से लेके और वो हमारी प्लेट में रोटी बनने तक की जर्नी बताइए कि कैसे कैसे वो किस किस स्टेप में जाता है। तो वो पिक्चर के द्वारा भी हमें बताइए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। What can you see in each picture of the next page? यहाँ पर आपको मैं पहले पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है, ये एक सीड की जर्नी है जो फील्ड से लेके और प्लेट में डालने तक है, कि प्लेट में हम मतलब खाना बनने तक की उसकी जर्नी है कि क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3 यहाँ पे आपको स्टेप दिए हुए हैं,
वो हम रीड करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, एक सीड होता है, फिर in picture 2 you can see the bajra cobs in the mortar Oakley used for crushing. The cobs are crushed with a pestle muesli and the seeds are separated from the cobs. यहाँ पे क्या है कि जब जो कॉब्स के अंदर सीड होता है बाजरे का, कॉब्स क्या होते हैं, कॉब्स मीन्स कवर, जिसके अंदर वो बाजरे का सीड होता है, उसको किसका यूज करके, मॉर्टर और पेस्टल। मॉर्टर मीन्स जिसके अंदर हम वो सीड्स के कॉब्स के साथ में डालते हैं, और मूसली होती है उसको कूटने के लिए, जिसको पेस्टल बोलते हैं, उसके अंदर वो कूट के उसको अलग किया जाता है कॉब्स को। कॉब्स क्या होते हैं, तो ऊपर का छिलका होता है या लकड़ी जिसको हम बोल सकते हैं, वो अलग कर दी जाती है, सेपरेट की जाती है। यू कैन सी द सेपरेटेड सीड इन द पिक्चर 3। आपको पिक्चर 3 में वो सीड्स केवल दिखाई दे रहे हैं बाजरे के। नाउ दिस वर्क इज ऑल्सो डन बाय बिग मशीन्स लाइक थ्रेशर। तो अभी वो मशीन जो है वो ऐसे कूटने की जगह वो मशीन ने जगह ले ली है उसकी, जिसको हम थ्रेशर कहते हैं, जहाँ पे कॉब्स और बाजरे का सीड अलग हो जाता है। वी कॉल बोथ दीज एज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूजिंग आवर हैंड्स और बिग मशीन्स टू क्रश द सीड। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दो अलग अलग तरीके से सेम प्रोसेस हो रहा है, जबकि वो पहले किससे होता था, आवर हैंड मतलब हमारे हाथों से करते थे, या फिर अभी हम बिग मशीन्स का यूज करके वो करने लगे हैं, क्रश करने लगे हैं। What do you think is being done in the grinder? और ग्राइंडर में मीन्स आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्राइंडर में क्या होता है, चक्की में क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं कि धीरे धीरे प्रोसेस दी हुई है कि मशीन से क्रश होने के बाद फिर उसकी स्टेम को कट करते, स्टेम से उसको कट किया जाता है, और फिर ग्राइंडर में उसको पीस कर, चक्की में उसको पीस कर उसका आटा बनाया जाता है। वो 4th पिक्चर में आपको दिया हुआ है। उसके बाद क्या होता है, ये आपको पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। ये यहाँ पे मूसल और वो दी हुई है आपको पेस्टल, जिसकी सहायता से लकड़ी को, उसके कॉब को बाजरे के सीड से अलग किया जाता है। यहाँ पे हमें बाजरा सीड दिया हुआ है। बाजरा सीड बनने के बाद उसको चक्की में पीसा जाता है तो वो आटा बन जाता है। आटा बनने के बाद उसको हम पानी से, ये तो हम अपने घर में रोज प्रोसेस देखते हैं कि बाजरे का आटा होता है और उससे रोटी कैसे बनाई जाती है, उसको पानी के साथ गूंथ के मिला के और तवे पर हम रोटी बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है बाजरे की रोटी बनने का, जो कि सीड से लेके प्लेट में कैसे होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू लर्न ऑल अबाउट द बाजरा सीड स्टोरी।